मैं ज़रूर मानता हूं कि कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे उस दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली जो विधानसभा चुनावों का परिणाम आया है उसका असर हिमाचल में भी दिखेगा। धीमे स्वर में लोग ये भी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर मिशन लोटस की तरफ बढ़ रही है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की भी एक बार फिर से चर्चा हो रही है। सियासी गलियारों में भी ये चर्चाएं हो रही है कि ट्रेजरी बंद है और काफ़ी समय से समाज के अलग अलग सेक्शंस हैं जिनकी पेमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। तो हम सैलरी पेंशन दे पा रहे हैं, तभी तो सरकार के खर्चे चल रहे हैं। अगर ये नहीं किया होता तब तो 2 महीने पहले ही हमारी ट्रेजरी पूरी तरह से बंद हो जाती। अब बिजली बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी की अध्यक्षता भी आप कर रहे थे। अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी दबे सुर में ये कहते हैं कि जो भी बिजली बोर्ड में पदों का युक्तिकरण किया गया था उसके पीछे आपकी सोच थी और आज भी आपकी मुर्दाबाद के नारे हमीरपुर में लगाए गए। लेकिन हमारे मुर्दाबाद के नारे लगाने से अगर स्टेट की वित्तीय स्थिति में सुधार आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दबाव बनाकर सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने से रोका जाए जिससे भविष्य की पीढ़ी अंधकारमय हो जाए तो वो फिर समाज के हित में नहीं है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम आए हैं। उन चुनावों के परिणामों का हिमाचल पर कितना असर पड़ रहा है, इस संदर्भ में भी हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही है। इस समय हिमाचल सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजेश धर्माणी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है। 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस को भी अंतर्मंथन करने की जरूरत है? देखिए, वैसे तो कांग्रेस ने ये टैक्टिकल तरीके से इलेक्शन लड़ा क्योंकि कांग्रेस ने हार कर भी एक लेवल की जीत हासिल की है। लेकिन उसके बाद भी मैं ज़रूर मानता हूं कि कांग्रेस को अपना संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारा जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए या पब्लिक मीटिंग के जरिए ही माहौल बना सकते हैं। जब तक हमारा फुट सोल्जर्स जो वर्कर्स हैं, जब तक हम उनको मोबिलाइज नहीं करते हैं, जब तक उनके द्वारा जो एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है उसके ज़रिए लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं, तब तक जो है हमारा संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए संगठन को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे उस दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली जो विधानसभा चुनावों का परिणाम आया है उसका असर हिमाचल में भी दिखेगा। धीमे स्वर में लोग ये भी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर मिशन लोटस की तरफ बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अटेम्प्ट किया उनको मुंह की खानी पड़ी। जब 9 विधानसभा पे उपचुनाव हुए तो उन उपचुनाव में अगर आप देखें तो जहां एक तरफ लोकसभा के लिए बीजेपी को वोट दिया, वहीं पे हजारों लोगों ने विधानसभा का जो वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना राज्यसभा का MP जीतने के लिए 6 सिटिंग MLAs को घर बैठा दिया। तो उससे उनकी एक कह सकता हूँ जो उन्होंने एक गलत तरीके से उन सिटिंग विधायकों को, जो उस समय विधायक थे, उनको प्रलोभन दे के अपने साथ जोड़ा था, दबाव बना के अपने साथ जोड़ा था। आज वो बेचारे पछताते हैं कि उनका जो है भविष्य उन्होंने ख़राब कर दिया। और अब भाजपा के अंदर भी उनका विरोध हो रहा है, भाजपा में भी लोग उनको जो है सहन नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक दिल्ली की बात है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई असर इसका नहीं पड़ता है। आप देखते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए तब भी हमारे जो पड़ोसी प्रदेश थे वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी, यूपी में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी और पंजाब में हमारी हार हुई थी, वहाँ आप पार्टी बन गई थी। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पे जीते। तो हिमाचल प्रदेश अपने रास्ते पे चलता है। हिमाचल प्रदेश के लोग अपने स्तर पे गुण दोष के ऊपर आधार पे ऊपर जो है फैसला करते हैं, किसी की नकल नहीं करते हैं।
चूंकि आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे की भी इस समय कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं में चर्चा हो रही है कि इतने समय से कांग्रेस का जो मूलभूत ढांचा है वो हिमाचल प्रदेश में भंग है। ऐसे में आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में देरी हुई है? क्योंकि आज भी प्रोफेसर चंद्र कुमार का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हाँ, देरी तो हो रही है और संगठनात्मक तौर पर भी सुधार करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे है और हमें जो है इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब तक हम संगठन को चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार जो अच्छे कदम उठा रही है उसको भी हम लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। मीडिया एक जरिया है सरकार के निर्णयों को लोगों तक पहुंचाने का, लेकिन बहुत सारा जो असर है उसका वो तभी असरदार हो रहता है जब हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है वो वेल इन प्लेस होता है। मुख्यमंत्री से या हाईकमान से आपकी संदर्भ में कोई बात हुई है क्या? बातचीत होती है, निश्चित तौर पे होती है, लगातार बातचीत रहती है और इसी बातचीत के जरिए ही जो है वो निष्कर्ष निकलते हैं जिसके जो उसके ऊपर निर्णय लिए जाते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति की भी एक बार फिर से चर्चा हो रही है। सियासी गलियारों में भी ये चर्चाएं हो रही है कि ट्रेजरी बंद है और काफ़ी समय से समाज के अलग अलग सेक्शंस हैं जिनकी पेमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में प्रदेश कैसे चलेगा? क्योंकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के मेंबर आप भी रहे हैं, तो ऐसे में अब प्रदेश के लिए क्या ऑप्शन है? हमने जितने कड़े कदम उठाने की डेमोक्रेसी में गुंजाइश होती है उतने कदम उठाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये पहली बार ऐसा हुआ कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया है। एक ही साल में हम 2200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व जो है वह अपने खजाने में अतिरिक्त जुटा पाए हैं और खर्चे कम करने की तरफ कदम उठाए हैं। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक जो नेता हैं उनके लेवल पे नहीं होगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी, सरकार के कर्मचारियों से भी की थी, आम जनता के साथ भी की थी कि आपको सहयोग देना है। और ये जो परिस्थितियां बनी हैं, अगर सरकार को सहयोग मिलता तो शायद ये परिस्थितियां ना बनती। और आने वाले समय में भी हम ज़रूर लोगों से, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप सरकार का सहयोग दीजिए, सरकार का साथ दीजिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी ये सुविधाएं मिलती रहें जो वर्तमान की पीढ़ी को मिल रही है। आपने कहा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के जरिए मुख्यमंत्री भी और आप लोग भी पूरा सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों ने भी प्रयास किए हैं, तो वो प्रयास धरातल पर दिख क्यों नहीं रहे हैं? हिमाचल की इस परिस्थिति के लिए अगर दोनों पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो फिर अब तो आप लोगों की सरकार है, तो ऐसे में जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए आप लोगों ने स्टेप उठाए थे वो कितना कारगर सिद्ध हुए हैं? तथ्यात्मक जानकारी आपके पास अगर कोई हो। रिसोर्सेज बढ़ाए हैं तभी तो हम सैलरी पेंशन दे पा रहे हैं, तभी तो सरकार के खर्चे चल रहे हैं। अगर ये नहीं किया होता तब तो 2 महीने पहले ही हमारी ट्रेजरी पूरी तरह से बंद हो जाती। तो रिसोर्सेज बढ़ाए हैं, निश्चित तौर पे कई कदम उठाए हैं और भविष्य में भी उठाएंगे। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले जो है बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसका किसी वर्ग के ऊपर और ख़ास करके जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके ऊपर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, ये ज़्यादा ज़रूरी है उसको सुनिश्चित करना। तो आप देखते हैं कि सरकार ने जो है, जो वर्ग अपना बिजली पानी का बिल दे सकते हैं उनकी सब्सिडी छोड़ने की हमने बात कही है। आज बिजली बोर्ड में ही अगर हम देखते हैं, जहां सब्सिडी का जो बिल था वो 2200 करोड़ पहुंच गया था, आज वो लगभग 1400 करोड़ रहा है। उसका असर वहाँ देखने को मिलता है। बिजली बोर्ड की स्ट्रेंथन हमने कुछ रिफॉर्म, जैसे टीसीपी में पीछे रिफॉर्म्स लाए, जब उसका हमने रिफॉर्म्स को अप्रूव किया तो हमें सेंट्रल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 400 करोड़ रुपए मिला। तो ऐसे कदम हर लेवल पे उठाए जा रहे हैं। अब बिजली बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी की अध्यक्षता भी आप कर रहे थे। अब बिजली बोर्ड के कर्मचारी दबे सुर में ये कहते हैं कि जो भी बिजली बोर्ड में पदों का युक्तिकरण किया गया था उसके पीछे आपकी सोच थी और आज भी आपकी मुर्दाबाद के नारे हमीरपुर में लगाए गए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं मंत्री धर्माणी को आगे करके ढाल बनाया जा रहा है? मैंने तो अभी रिपोर्ट ही नहीं दी है। अभी तो जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है वो अभी सबमिट होनी है। अभी वो कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट में उसके ऊपर डेलिब्रेशन होंगे, उसके ऊपर फिर आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो अभी तक तो सिर्फ चर्चा के
लेवल पे है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुर्दाबाद के नारे लगाओ, डेमोक्रेसी है उसमें लगाते रहें। जी। लेकिन हमारे मुर्दाबाद के नारे लगाने से अगर स्टेट की वित्तीय स्थिति में सुधार आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर दबाव बनाकर सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने से रोका जाए जिससे भविष्य की पीढ़ियाँ अंधकारमय हो जाएं, तो वो फिर समाज के हित में नहीं है। एक तरफ से जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं वो रेगुलेटरी कमीशन से मिल रही हैं कि जो बिजली बोर्ड की गलत जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो गलत नीतियां हैं उसकी वजह से जो रेट बिजली के बढ़े हैं जिसका असर जो है उद्योगों पे पड़ना शुरू हो गया है, तो उसकी बजाय बिजली बोर्ड में सुधार किए जाएं। तो वो एक तरफ पे उद्योगपति जो हैं वो सुधारों की बात करें, क्योंकि अगर हमारे उद्योग बंद होते हैं तो बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छिनता है ना। अगर किसी उद्योग में, बड़े उद्योग में सैकड़ों हजारों लोग काम कर रहे हैं तो उद्योग बंद होने से घर बैठेंगे, हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि जो जीएसटी आता है वो आना बंद हो जाएगा, दूसरे टैक्सेज आना बंद हो जाएंगे। तो अपना निजी हित से ऊपर उठकर सबको सोचना पड़ेगा। आपको ढाल तो नहीं बनाया जा रहा है? ढाल बनाने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? जनता के हित में अगर ढाल भी बनना पड़े, जनता के हित में बुरा बनना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस तरह के फैसले जब बिजली बोर्ड में लिए जा रहे हैं, हालांकि आप उस कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, तो ऐसे में क्या बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से भी कोई सुझाव लिए गए थे क्या? निश्चित तौर पे उनसे कंसल्टेशन हुई है जी। और उस कंसल्टेशन को जारी रखना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे साथ कई यूनियंस ने, जो बिजली बोर्ड की ही यूनियन है, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई हमें दूसरे यूनियन वाले दबाव बनाते हैं इसलिए हमें साथ खड़ा होना पड़ता है। आज अगर उनकी नीतियां सही होती तो आज हजारों पद जो फील्ड लेवल के कर्मचारी हैं उनके खाली क्यों होते? आज हमारे पास टीममेट, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन के जो पोस्टें हैं जो लोगों को साथ सीधे तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो हजारों पद खाली नहीं होते। तो कहीं ना कहीं तो सुधार करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उन पदों के बारे में जस्टिफिकेशन बनाए रखने की ज़रूरत है जहाँ उनकी ज़रूरत है, और जहाँ नहीं ज़रूरत है उसको भी जो है उस जस्टिफाइड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफिसर्स है उसे हटाने की जरूरत है। जी। एक अंतिम सवाल, अब जिस तरह आर्थिक ढर्रे पर हिमाचल चल पड़ा है, आने वाले समय के लिए क्या ये सिचुएशन अलार्मिंग है? अलार्मिंग तो है, अभी तभी तो सुधारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश देखो ना, कर्जा लें कोई, अगर उस कर्जे को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए खर्च करें, जैसे कोई व्यक्ति लोन लेता है और लोन लेने से कारोबार करता है, तो वो लोन लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर लोन लेके वो बड़े आलीशान घर बना ले, लोन लेके बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ले, लोन लेकर जो है वो घर में नौकरों की फौज रख ले और आमदनी उसके मुताबिक नहीं हो, तब वो लोन लेना ठीक नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। हिमाचल सरकार के मंत्री राजेश धर्माणी हमारे साथ थे। प्रदेश के जनहित से जुड़े बहुत सारे मसले थे जिनकी चर्चा हमने राजेश धर्माणी से की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।